हेलो दोस्तों, मैं श्वेता आपका अपने डीएसडी स्टडी चैनल में स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए यहां पर पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उसी के चलते यहां पर आपकी ये पर्यावरण अध्ययन की 4th सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करो, ताकि जो भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाए इससे। और इसी के अब मैं आपकी वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, और सी ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी क्या है दोस्तों, अपने अक्ष पर क्या है, ये झुकी हुई है। ठीक है, और इसी कारण जो है आपके दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ना घूमे तो दिन और रात नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन है इसके जीन पियाजे एवं एल.एम. वाइगोस्की, बी ऑप्शन है जीन पियाजे और ब्रूनर, सी एल.एम. वाइगोस्की और ब्रूनर, और डी ऑप्शन है ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोस्की। अच्छा, जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने के तरीके पर इन्होंने जो सबसे पहले अध्ययन जो बच्चों के सीखने के तरीके पर किया है वो जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोस्की ने किया है। जीन पियाजे ने दोस्तों मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे ने के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, और वाइगोस्की द्वारा जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो एल.एम. वाइगोस्की के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, और सी ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बच्चों को अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यकृत। यकृत के द्वारा जो है क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है इसके 25%, बी 30%, सी 50%, डी 10%। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों डी 10%। मतलब एक पोषण स्तर से जो है दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मतलब लगभग ये जो है 90% जो है एक पोषण स्तर अपना जो है ऊर्जा यूज़ कर लेता है, और वो आगे जो है केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित करता है। और दोस्तों, ये जो है आपका जो पोषण स्तर के ऊर्जा का जो नियम था ये 10, तो ये किसने दिया था? ये इसे 10% नियम जो है, नियम के नाम से जाना जाता है। इसे लिंडमैन ने 1942 में दिया था। ठीक है, किसने दिया था? लिंडमैन। तो याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन है नीली हरी शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, और डी वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, यह सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं आपके सामाजिक बुराइयों का उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाएं कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, छात्र जो है पर्यावरण के प्रति जो है चेतना, इससे मतलब छात्रों में पर्यावरण के प्रति क्या चेतना जागृत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन है विभिन्न विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बी अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों को आयोजन करना, सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, डी विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में होली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में होली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और इस उद्यान की जो है स्थापना 1935 में की गई थी। मतलब ये, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है इसमें इम्पोर्टेंट, इसे जो है 1947 में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया था। ठीक है, इसी उद्यान को जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, और 1957 में फिर इसको चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्टर पैमाने में की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रिक्टर पैमाने में जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए जो है सिस्मोग्राफ यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है बाहर निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है मतलब हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो दोस्तों ये आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है आपकी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है इसके एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरोल, थायरोक्सिन और थायमीन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, थायमीन। चावल को पॉलिश करने से जो है थायमीन नष्ट हो जाता है। और दोस्तों इसे विटामिन B1 मतलब B1 के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B1 का ही नाम क्या है आपका, मतलब विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है, और इसकी कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन जड़, तना, फूल, फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लौंग एवं केसर जो है आपके फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या चीज़ है, जो आपका जो केसर जो है, केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर में होता है, और जो लौंग होता है, लौंग का उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ऑप्शन कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। बी ऑप्शन पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। सी ऑप्शन कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। और डी ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 120 सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा।
इसका क्या मतलब होता है? पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में जो है 3R की घोषणा की थी। और ये 3R होते क्या हैं? मतलब इसका 3R का क्या मतलब है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स क्या होता है? कम उपयोग, और रीयूज पुनः उपयोग, और रिसाइकल पुनः चक्रण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का जो है अप्रदूषकीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। दोस्तों सूर्य की किरणों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है आपकी कैसी है? एक प्रकार की जो है, मतलब ये गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। दोस्तों पृथ्वी का ऊष्मायन मतलब इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना, ठीक है। तो इसे हम जो है वैश्विक ताप वृद्धि, मतलब इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि हो जाती है। और ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन CH2 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 गैसें आपकी प्रमुख गैसें हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है इसके स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, और वस्तु की पहचान करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तु की जो आयु ज्ञात करने में, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग का भी मतलब समझ लेते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है दोस्तों पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं तथा पौधों के प्राप्त जो अवशेष होते थे, अवशेषों के आधार पर जो है उनके जीवन काल, समय चक्र और इन सब का निर्धारण किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है। ऑप्शन है इसके ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी और एरोसोल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। अम्लीय वर्षा से जो है ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का जो क्षरण होना कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में अम्लीय वर्षा के लिए जो है कौन कौन सी मतलब गैसें उत्तरदायी होती हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में जो है स्टोन लेप्रोसी का जो शिकार है वो आगरा में ताजमहल है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार। अगले अब इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, आपका गंगा की स्वच्छता सही हो जाएगा। मतलब स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा की स्वच्छता करना, ठीक है दोस्तों। तो अब उत्तराखंड में जो है गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसी अभियान की शुरुआत जो है 2009 में जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल, इनके द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग हैं। प्रश्न है हमारा दोस्तों, मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग हैं जो परिणाम हैं। ऑप्शन है आपके समुद्र में बिखरे तेल का, बी ऑप्शन है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी ऑप्शन है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, और डी ऑप्शन है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक पारा
अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, यानी कि मिनीमाता रोग जो है, रोग प्रदूषण जनित रोग हैं, जो परिणाम आपका किसका है, मतलब मिनीमाता रोग कैसे होता है, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को जब पानी में छोड़ दिया जाता है तो दोस्तों हम क्या, ये मिनीमाता जो रोग होता है दूषित पानी पीने से होता है। अब हम जब दूषित पानी पीते हैं तो हमें क्या, मतलब मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम कहाँ पे देखी गई थी, जापान में देखी गई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन है इसके IUCN, बी ऑप्शन है UNICEF, सी ऑप्शन है IUPAC और डी ऑप्शन है WHO। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका IUCN। IUCN की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना 1948 में इंग्लैंड में स्विट्ज़रलैंड में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और यह जो है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। भारत में जो है सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी, और इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। ऑप्शन है अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन जो परत होती है दोस्तों वो आपकी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये जो किरणें होती है दोस्तों बहुत ही हानिकारक होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है सरला बहन, बी ऑप्शन है वंदना शिवा, सी ऑप्शन है जिम कार्बेट और डी ऑप्शन है इसका रस्किन बॉन्ड। तो आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन। और संरक्षण या जो आपकी ये संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का लेखन जो सरला बहन के द्वारा किया गया तथा यह पुस्तक आपकी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों मैं आपको भारत के 4 बड़े राज्य बता देती हूँ। पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व जल दिवस। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को प्रतिवर्ष में विश्व भर में जो है जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है इसका कोपनहेगन, बी ऑप्शन रियो डी जेनेरो और सी वॉशिंगटन, डी स्टॉकहोम। तो राइट आंसर है दोस्तों रियो डी जेनेरो। 1992 में जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम आपका पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, और ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इस सम्मेलन का जो एजेंडा 21 था दोस्तों, इसमें मतलब क्या किया गया था? इसमें जो है हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित बैठक की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा रासायनिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी वन और डी ऑप्शन है कृषि भूमि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र का होता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अब आपकी पूरी सीरीज़ समाप्त हो गई है और मैं आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों शुरू से लेके अंत तक सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद, और आगे दोस्तों ये आप शेयर कर दिया करो ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।